अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मासूल और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिगर। आज हम क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड कुछ अहम खबरों को डिस्कस करेंगे, साथ में रिसेशन के बारे से कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे एंड बिटकॉइन को भी जो है वो देखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इंडिया ने जो है वो वज़ीर एक्स के अकाउंट को जो फ्रीज किया था, उसके बाद वज़ीर एक्स ने कुछ इनको इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की, जिसके बाद उन्होंने 77 बिटकॉइन के करीब जो है वो फ्रीज कर दिए हैं एक गेमिंग ऐप की, जो कि ई नगेट्स के नाम से थी। अब इस हवाले से जो है वो ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। ये तमाम चीज़ें इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे इस हवाले से जो स्कैम्स होते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने में। नेक्स्ट हमें नज़र आता है बिलियनियर स्टैन ड्रकन मिलर जो है वो, उनका ये कहना है कि लोगों का ट्रस्ट जो है वो बैंक से हटता जा रहा है, वो क्रिप्टो करेंसी की जानिब जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की जानिब जा रहे हैं। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जो है वो बैंक की तरह ही जो है वो बिहेव करती हैं। क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाने का मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन की जानिब, आपका जो हार्ड वॉलेट होता है उसकी जानिब। नेक्स्ट हमें नज़र आता है चाइना, हांगकांग, थाईलैंड, यूएई ट्रायल्स क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन विद डिजिटल करेंसी। जिस तरीके से मुल्क डिजिटल करेंसी में आ जाएंगे, ठीक है, अब डिजिटल करेंसी में आने के बाद होगा कुछ इस तरीके से कि जो मुल्क पीछे रह जाएंगे, इसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इस किस्म के डिफरेंट ममालिक हैं जो स्टिल जो डिजिटल करेंसी वेब 3.0 से जो काफ़ी दूर हैं। अब होगा क्या, जब ये मुल्क अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर देंगे तो फिर हमारे मुल्क में भी एक तरह की हाइप क्रिएट होगी डिजिटल करेंसी को क्रिएट करने की। फिर उसमें जो है वो मल्टीपल ऑफ स्कैम्स जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। तो इस बारे से अपने आप को प्रॉपर्ली जो पहले से एजुकेट रखिएगा। डिजिटल करेंसी किस तरीके से होती है, ऑफिशियली हम कौन सी वेबसाइट से जाकर डिजिटल करेंसी को देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस बारे से आपकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, वरना आने वाले वक्त में जिस तरीके से हाइप क्रिएट होगी तो फिर एक के बाद एक स्कैम्स जो है वो आपको नज़र आएँगे, काफ़ी ज़्यादा ट्रबल सिचुएशन जो क्रिएट कर जाएगा। यहाँ पर देखें तो माइनर्स का हैश रेट इंक्रीज़ेज़ हुए हैं। अब होता है कुछ इस तरीके से, मर्ज के बाद जो है वो इथेरियम का जो माइनिंग मशीन थी वो सब बिटकॉइन में आ गई है, ठीक है? इतना ज़्यादा प्रूफ ऑफ वर्क इथेरियम और इथेरियम क्लासिक में जो वो नहीं गई है। ऑल्दो कि इसको सिंपली इस तरीके से भी ले लें कि हैश रेट इंक्रीज़ हो गया है, सिर्फ यही चीज़ ले लें कि हैश रेट इंक्रीज़ हो गया, बाकी सब कुछ छोड़ दें। तो हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि हैश रेट इंक्रीज़ होने से जो है वो माइनर डिफ़िकल्टी बढ़ती है, माइनर डिफ़िकल्टी बढ़ेगी तो माइनिंग कॉस्ट बढ़ेगी, और इस सिचुएशन में जबकि ऑलरेडी माइनर लॉस में, जब माइनिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि या तो वो लोन लेंगे जो कि हाई इन्वेस्टमेंट पे आउट हो रहा है, या फिर अपनी पुरानी होल्डिंग को जो है वो सेल ऑफ करेंगे अपने उनके एक्सपेंस उनको निकालने के लिए। और अगर ये ऐसा करते हैं, दिस मीन या ये रिप्रेजेंट करता है कि आने वाले कुछ टाइम तक जो है वो हमें फिर एक रिकवरी नज़र नहीं आती, क्योंकि अगर ये होल्ड करते हैं, इनको रिकवरी नज़र आ रही होती है माइनर्स को, अगर 2 या 3 महीने में रिकवरी नज़र आ रही तो फिर ये 2 या 3 महीने होल्ड कर लेंगे, बैंक से लोन ले लेंगे ताकि रिकवरी में अच्छी प्राइस पे जो है वो बिटकॉइन को सेल ऑफ कर दें। तो हैश रेट जो है वो इंक्रीज़ होना, डिफ़िकल्टी का इंक्रीज़ होना, जहाँ एक रिकवरी को जो रिप्रेजेंट करता है, वहीं जो है वो एक क्रैश की जानिब भी जो इशारा करता है, हैवी सेल ऑफ प्रेशर भी जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों हवालों से जो है वो ओवरऑल इकोनॉमी की जो सिचुएशन चलती है, वहाँ से फिर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैडिटल सीईओ कैन ग्रिफिन का कहना है कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा, अब रिसेशन जो है वो आने वाला है। ऑल्दो कि लेट रिसेशन अनाउंस होगा, ये जो भी रिसेशन अनाउंस होगा, तो रिसेशन अनाउंस होने के बाद ज़ाहिर-सी बात है कि क्रैश होता है, लेकिन इतना ज़्यादा और उस हद तक का जो है वो एक लॉन्गर पीरियड का क्रैश होगा, क्योंकि मार्केट पहले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट है, क्योंकि जो है वो यूएसए ने रिसेशन अनाउंस करना था जुलाई में, उसने नहीं किया, इसके बाद एक रिलीफ रैली नज़र आई। तो ओवरऑल वो रिसेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं, उसको जो रिसेशन के जो नुकसानात होते हैं, उसको जो है वो जुलाई की जो रिलीफ रैली थी उसने काफ़ी हद तक जो है वो ऑब्ज़र्व किया है। एक्सआरपी के हवाले से ले लें तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का जो है वो के हवाले से जो हिंडमैन के डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करना था, वो उसके हवाले से जो कोर्ट ने रूलिंग दी कि अब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को हिंडमैन के डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इस बाद हमें एक्सआरपी में हाइप नज़र आती है। अब इसको ज़रा जेम्स के फ़िलान के हवाले से देख लें। जेम्स के फ़िलान का ये कहना है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास 2 से 3 रास्ते हैं। एक तो ये है कि वो इस रूलिंग को जो है वो डिले करे और काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस में चला जाए, या फिर जो वो डायरेक्ट अपील कर दे। लेकिन ऑल्दो कि अब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन क्या करता है, नहीं करता, ये 13 सितंबर की एक ट्वीट है जेम्स के फ़िलान की, ये इनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। यहाँ पर इसको वीडियो पॉज़ करके देख लीजिए, यहाँ पर है, यहाँ पे डिफरेंट डेट्स हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, 13 सितंबर है, 15 सितंबर है। इन डेट्स में हियरिंग होगी और नवंबर के राउंड अबाउट इसको शायद वाइंड अप कर दिया जाए, अगर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन कोई बैड मूव नहीं लेता है, तो फिर एक्सआरपी आपको नेक्स्ट ईयर में जो है कुछ रिजल्ट आते हुए नज़र आएँगे। फेसबुक ने जो फ्रीज़ कर दिया हायरिंग और वार्न कर दिया एम्प्लॉइज़ को फॉर रिस्ट्रिक्शन। ज़ाहिर-सी बात है ये रिप्रेजेंट करता है रिसेशन की जानिब भी जाना, साथ में जो है वो जो इनके डिविडेंड वगैरह रिलीज़ आउट होंगे उसमें भी इनको प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, ताकि जो है वो इनके स्टॉक्स और ज़्यादा क्रैश ना हो, तो ये भी एक मूव जो है वो लेती हैं। अब नेक्स्ट देखें तो हमें काफ़ी ज़्यादा हाइप नज़र आती है इस बेयर सिचुएशन में भी। बिटसी कॉइन की, तो ये कोई नया कॉइन जो है वो नहीं है, 2021 से लॉन्च हुआ, फिर इसने सडन जंप लिया, फिर सडन जंप की जो है वो ये तकरीबन 1 से 2 दिन में जो है वो ये ले लेता है, उसके बाद कंटिन्यूअस क्रैश नज़र आता है। अब ओवरऑल चल क्या रहा है, तो कॉइन मार्केट काल पे देखें तो बाय ग्लोबिंग पे इसकी लिस्टिंग और साथ में इसके हवाले से प्राइवेसी से रिलेटेड है, और इसके नोट्स जो होते हैं वो प्राइवेसी से रिलेटेड होते हैं, साथ में हुबई ग्लोबल का ऑफिशियल पेज है, तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहिएगा।
क्योंकि इससे पहले कुछ इस तरीके के किसने जंप्स लिए हैं और जंप्स लेने के बाद जो फिर सडन जो है वो फिर वही क्रैश नज़र आता है। जंप कोई इतना लंबा जंप नहीं होता, ऑल्दो कि सेम पैटर्न को ये फॉलो अप कर रहा है। यहाँ पे भी सेम यहाँ पे फॉलो किया है, इस जगह भी जैसे-जैसे बेयर मार्केट आती जा रही है तो इसका जो जंप है वो जो है वो कम होता जा रहा है। तो आपके साथ जो है वो कहीं जीएमटी या एप कॉइन जैसा जो सिचुएशन है क्रिएट हो जाए, सही टाइम पे एग्ज़िट लेना जो है वो इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने एंट्री ले ली है अकॉर्डिंग टू दिस हाइप, ये आप आने वाले वक्त में लेंगे तो एग्जिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आपको नज़र आता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़ाहिर सी बात है 4 हफ्ते के बाद होगा। सीपीआई की रिपोर्ट है, नेक्स्ट एफओएमसी की मीटिंग की अनाउंसमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करेगी। फ्यूचर इंडिसेस को देख लें तो फ्यूचर इंडिसेस इस वक्त ओपन है और नेगेटिव है, मेजर इंडिसेस नेगेटिव। ओवरऑल फ्यूचर में मेजर इंडिसेस ने किस तरीके से परफॉर्म करा वो थोड़ा सा देखते हैं। अगर देखें 30 सितंबर की इंपॉर्टेंट एक्सपायरी थी जो कि तकरीबन 22,000 के करीब थी और आज 30 सितंबर है जो कि तकरीबन 21,500 के करीब आ चुकी है। अब इस तमाम चीज़ों से जिसके बाद की कुछ एक्सपायरी उनकी यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं जो कि तकरीबन 18,000, 17,000, 18,000 और 19,000 के अराउंड अबाउट 17,000 नहीं है। तो आप जाके जो उसको भी देख सकते हैं, ऑल्दो कि वॉल्यूम कम है लेकिन जो है वो आज भी 30 सितंबर है तो राउंड अबाउट जो है वो मार्केट जो है वो फिर इसी के थोड़ा बहुत शायद जो है वो अराउंड अबाउट जो है वो मार्केट क्लोज हो जाए आज के दिन ही। लेकिन वीकली मंथली क्लोजिंग भी आज ही के दिन है। अगर वीकली मार्केट कैप में देखें तो बीटीसी इथेरियम स्टिल जो है वो पॉजिटिव में होते हैं और अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखें तो ईटीएचडब्ल्यू जब से जो है वो माइनिंग पूल बाइनेंस ने इसका लॉन्च किया, एक्सआरपी केस के हवाले से लूना क्लासिक बाइनेंस ने जो है वो लूना क्लासिक का बर्निंग मैकेनिज्म दिए तो ये आपको परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। मैटिक एंड ऑफ द मंथ जो है वो लाजमी परफॉर्म करता है। अगर एंड ऑफ द मंथ नहीं करेगा तो स्टार्ट ऑफ द मंथ करेगा। मैटिक का एक पूरा साइकिल होता है, आप चाहे तो उनके चार्ट में जाके देख सकते हैं। फिर जब मैटिक परफॉर्म करना शुरू करता है फिर वो बेयर बुल मार्केट नहीं देखता, वो अकॉर्डिंग टू अपने सर्कमस्टेंसेस जो उनकी सप्लाई एंड डिमांड होती है उस हिसाब से परफॉर्म करता है। बिटकॉइन कैश बीसीएच भी परफॉर्म करता हुआ नजर आता है, एक्सएलएम हमें परफॉर्म करता हुआ नजर आता है, ओकेबी की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है पास्ट डेज में एज रिस्पेक्ट टू अदर कंट्री जिस तरह की टैक्स कॉइन की रही है। नेक्स्ट हमें नजर आता है बाय फ्लो में इथेरियम हमें नजर आता है, इथेरियम के साथ लूना हमें नज़र आता है और ज़रा सेल्फ फ्लो में देख लें तो सेल्फ फ्लो में इथेरियम से लोग बीटीसी से हैवी सेल्फ फ्लो, इतना बड़ा सेल्फ फ्लो काफ़ी टाइम के बाद हमें देखने को मिला है बिटकॉइन का। नेक्स्ट अब देख लें सिचुएशन क्या रही, कुछ सिचुएशन कुछ इस तरीके की रही। यहाँ पे यूएस स्टॉक ओपन होते हैं, क्रैश होते हैं, यूएस स्टॉक रिकवरी लेते हैं, बिटकॉइन की ये सिचुएशन अब चल रही है। तो इट्स सिंपल, क्वाइट सिंपल। 18,000 के बाद जो है तकरीबन 19,700 ये ओवरऑल सिचुएशन लिक्विडेटिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट कुछ इस तरह की सिचुएशन थी। ये एक लार्जर टाइम फ्रेम में, ये एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में, फिर यहाँ पर एक शॉर्टर आप ओपनिंग कह सकते हैं सिंपल 500 इंडेक्स की, फिर एक लार्जर टाइम फ्रेम, फिर ये ओपनिंग की लेकिन छोटा, लेकिन इसका स्क्विज होना, वॉल्यूम का कम होना एक ब्रेकआउट की जानिब जो इशारा देता है। इधर वो ब्रेकआउट नीचे भी हो सकता है या ऊपर भी हो सकता है, ये डिपेंड करती है बायर और सेलर के प्रेशर के ऊपर। S&P 500 इंडेक्स के देख लें ओवरऑल क्या सिचुएशन रही, तो S&P 500 इंडेक्स जो है वो इस राउंड अबाउट जो है वो इस पोजीशन पे हमें जो है वो क्लोज होता हुआ नज़र आता है। उसके बाद हमें फिर यहाँ से ओपनिंग नज़र आती है जो कि क्रैश की सूरत में ओपनिंग हुई। फिर लास्ट की जो है वो उसमें हमें थोड़ी बहुत रिकवरी नज़र है, ऑल्दो कि कोई इतनी बड़ी रिकवरी नहीं है और आरएसआई भी जो है वो कोई अच्छी रिकवरी की जानिब जो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। आरएसआई जो 150 मूविंग एवरेज की ये जो येलो कलर की लाइन है यहाँ से रिजेक्शन जो है वो ले सकता है और अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बुरी हो सकती है। अगर आप देख लें डॉलर करेंसी इंडेक्स 114 से लेके नीचे आया था, फिर 111 से दोबारा इसने रिकवरी ली है। ऑल्दो कि डॉलर करेंसी इंडेक्स आप आने वाले वक्त में अगर 129 तक जाता है, 129 से अगर ये दोबारा से रिजेक्शन लेता है तो फिर हमें बहुत अच्छी रिकवरी नज़र आएगी। ऑल्दो कि ये वो सिचुएशंस हैं कुछ जहाँ से जो वो किसी भी पॉइंट से जो वो डॉलर एक अच्छी जो है वो रिजेक्शन ले सकता है, जैसे कि इस किस्म की रिजेक्शन हमें नज़र आती है, लेकिन फिर जैसे रिजेक्शन लेता है वैसे ही बाउंस बैक भी करता है। तो ये सिचुएशन कैंसिल होनी चाहिए। एक जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर आउटब्रेक जो है वो हमें देखने को मिलेगा, उसी के बाद ही जो है वो हम डॉलर करेंसी इंडेक्स के हवाले से कोई होपफुल हो सकते हैं कि बिटकॉइन में कुछ रिकवरी या स्टॉक में कुछ रिकवरी नज़र आएगी। तो ओवरऑल ये कुछ सिचुएशन है, इसको ज़रा देख लें तो हमें सिचुएशन देखने को मिल जाती है। ये वो सिचुएशन है जहाँ से फ्यूचर इंडिसेस क्रैश होना शुरू करते हैं, थोड़ी बहुत देखें डबल बॉटम टाइप की या ट्रिपल बॉटम टाइप की सिचुएशन बनाते हैं कि सपोर्ट मेंटेन करते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि ओवरऑल सिचुएशन इतनी बुरी है कि फिर वो क्रैश कर जाते हैं। सेम ये वाली सिचुएशन जो है वो यहाँ पे भी क्रिएट हो रही है डबल बॉटम टाइप की या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन बनाने की, लेकिन स्टिल अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो सिचुएशन काफ़ी बुरी होगी और बिटकॉइन के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी हो सकती है। इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा मैं आपके साथ यहाँ पे इसके साथ जो है वो लिक्विडेशन का जो मार्जिन है वो तकरीबन 28,000 के करीब है जो कि ट्रेडर का आउट होने को रिप्रेजेंट करता है। ये वो चार्ट है, यहाँ पे सीएमए शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज लॉन्ग एंड शॉर्ट रिपोर्ट चार्ट होता है। ये पे यहाँ पे जाके देख सकते हैं, ऊपर वाले को भी देख सकते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि डीलर्स जो हैं वो शॉर्ट में ज़्यादा हैं और जो एसेट मैनेजर्स हैं वो लॉन्ग में। इसी के साथ हमें नज़र आता है जो लेवरेज फंड्स रिपोर्ट है वो शॉर्ट जो है वो ज़्यादा हमें बता रही है। ऑल्दो कि इसी के साथ लेकिन नॉन रिपोर्टेबल रिपोर्ट जो है वो इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पे हमें शॉर्ट लॉन्ग की स्पाइक नज़र आती है, शॉर्ट की स्पाइक नज़र आती है, उसके बाद जो है हमें काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड में जो है वो नज़र
आते हैं, स्टिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेयर की सिचुएशन है और मार्केट किसी मूव की जानिब, किसी खबर का जो है इंतज़ार करी, ताकि एक कॉन्फिडेंस मिले ट्रेडर को जो है वो दोबारा से एंट्री लेने का या फिर शॉर्ट या लॉन्ग की पोजीशंस को जो है वो मेंटेन करने का। स्टिल देखें तो 44 मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम में रिजेक्शन के साथ जो है वो बिटकॉइन ट्रैवल आउट कर रहा है, ऑल्दो कि इतनी लार्जर टाइम फ्रेम भी तकरीबन 3 से 4 दिन की जो है उसने रिजेक्शन ली है। जो है वो 44 मूविंग एवरेज से, जो कि बहुत ही रेयर होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट हमें जो वो ये ट्रेंड लाइन, उसके बाद जो है वो 100 मूविंग एवरेज, स्टिल सेम सिचुएशन, वैसे ही कुछ खासा डिफरेंस जो है वो हमें नज़र देखने को नहीं मिलता है। तो वही हमें सिचुएशन देखने को मिलती है, यहाँ से एक्सचेंज रिजर्व डाउन होते हैं, फिर ये एक्सचेंज रिजर्व जो डाउन होता है, ऑल्दो कि कुछ और टाइम तक डाउन हो सकते हैं, ताकि तब बिटकॉइन थोड़ी बहुत रिकवरी जो है वो मिल जाए, लेकिन सिचुएशन एक्सचेंज रिजर्व से भी कुछ अच्छी सिचुएशन देखने को नहीं मिल रही है। अगर एक्सो चार्ट को देखें तो वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लो है, इतना वॉल्यूम भी जो है हमें नज़र नहीं आता, और स्क्विज काफ़ी 1 महीने से जो और राउंड अबाउट स्क्विज है, इसको मंथली डॉन्जी कैंडल के हवाले से रिप्रेजेंट किया था। अच्छी सिचुएशन देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में काफ़ी अच्छी सिचुएशन है। 300 मूविंग एवरेज को जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाकर जो है वो बिटकॉइन ट्रैवल आउट कर रहा है, 300 मूविंग एवरेज की सपोर्ट से ही चल रहा है, और ये तकरीबन चीज़ें जो है वो तमाम तकरीबन 13 जून से जो है चलती हुई आ रही हैं। टेंसर चार्ट भी कोई हमें जो है वो बाइंग या सेलिंग प्रेशर जो है वो शो आउट नहीं कर रहा, इतना कम वॉल्यूम होने के बाद जो है वो हमें कोई हैवी बाइंग या सेलिंग प्रेशर जो है वो नज़र नहीं आता, जो कि इन लाइन्स की सूरत में जो नज़र आता है या फिर एरो की सूरत में नज़र आता है। तो स्टिल मार्केट जो है वो एक ब्रेकआउट सिचुएशन का वेट करी, कोई खबर हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो बायर सेलर को कोई कॉन्फिडेंस दे बाय करने का या फिर सेल करने का, जिसके बाद जो है हमें हैवी लिक्विडेशन नज़र आती है, और फिर मार्केट जो है वो एक एक ब्रेकआउट लेती है, या तो ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है। लेकिन उस सिचुएशन के लिए जो हम किसी खबर का, एक कॉन्फिडेंस का जो इंतज़ार है कि बायर सेलर के अंदर कोई कॉन्फिडेंस है। स्टिल आप देखिए तो 10,000 पे होपफुल हमें नज़र आते हैं बाइंग ऑर्डर्स, जो कि काफ़ी टाइम से हैं, और स्टिल उनकी जो है वो वर्थ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इनका होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करेगा। एफटीएम को देख लें, फैंटम को देख लें, तो फैंटम के हवाले से अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखें, कुछ बेसिक चीज़ों को देख लें, तो इसने जो बिटकॉइन को अच्छी तरीके से फॉलो अप किया है, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम भी बिटकॉइन के कोरिलेटेड होकर ही जो है वो चलेगा, जैसे बिटकॉइन परफॉर्म करता है वैसे ही ये भी परफॉर्म करेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ आपके साथ शेयर करता चलूँ, इसके होल्डर्स हैं जो अभी रिसेंटली थोड़ा सा होल्ड किया है, तकरीबन समझ लीजिए अगस्त के बाद से ओवरऑल तकरीबन 93,000 के करीब जो है वो इसके होल्डर्स हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, जो इसके होल्डर्स हैं, उनके होल्डर्स में तकरीबन 40% या 30 राउंड अबाउट 30 से 40% की जो सप्लाई है वो डिफरेंट एक्सचेंजेस, जिसमें बाइनेंस टॉप पर है, जेमिनी टॉप पर है, और बाकी एक्सचेंजेस crypto.com है, तो इसके पास है। तो एक्सचेंजेस के पास इतनी बड़ी होल्डिंग का होना जो है वो इस बात को भी रिप्रेजेंट करता है कि एक्सचेंजेस जो है वो इसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा मॉनिटर रखेंगी। अगर ये गिरता है तो सबसे ज़्यादा लॉस जो है वो एक्सचेंजेस को ही होगा, अगर ये परफॉर्म नहीं करता है तो। नेक्स्ट आपके फैंटम का ऑफिशियल पेज, आप चाहें तो यहाँ पे जाके इनके ऑफिशियल न्यूज़ वगैरह के हवाले से जो है वो डिफरेंट चीज़ों को देख सकते हैं। मैंने इसका एनालिसिस जो है वो एक्सचेंजेस की होल्डिंग के साथ जो है वो आपके साथ शेयर किया कि एक्सचेंजेस ने इतनी बड़ी अमाउंट होल्ड की हुई, तो उसको जो है वो अगर कोलैप्स भी कर जाता तो एक्सचेंजेस काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। जैसे लूना की कोलैप्स होने के बाद बाइनेंस को लॉस हुआ, फिर बाइनेंस जो है वो एक बर्निंग मैकेनिज्म, बर्निंग स्कीम जो है वो लूना क्लासिक के लेकर आ गया, और एक रिकवरी जो है वो देख रहा है। लेकिन ऑल्दो कि लूना वाला सीन जो है बहुत ही रेयर होता है, और बेयर मार्केट में ऐसे 1-2 सीन होते हैं, इसके बाद मार्केट पूरी क्रैश कर जाती है। उसके बाद जो है वो मार्केट वेट करती है काफ़ी लंबे टाइम ड्यूरेशन को, जिसके बाद हमें दोबारा से इसी तरीके से कोई प्रोजेक्ट जो है वो कोलैप्स होता हुआ नज़र आता है। उसके बाद पूरी मार्केट क्रैश करती है, ड्यूरेशन तकरीबन साल से 2 साल का होता है। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ों को आपके साथ डिस्कस किया। बिटकॉइन की प्रेडिक्टेड रेंज क्या है, ब्रेकआउट आप किस जानिब देखते हैं, इस जानिब देखते हैं, कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिर वक्त के लिए इतना ही, सकीर को दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमानिल्लाह।